हेलो, कैसे हो आप लोग। मैं मंदिर गौतम टारगेट इंस्टीट्यूट कांदला के ऑफिशियल चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलो आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो आप लोगों को लास्ट क्लास में कमेंट्स बॉक्स में आंसर देने के लिए दिए थे। वैसे कल बहुत से बच्चों ने इसका आंसर दिया, तो ठीक है बच्चों, मेहनत करो, मेहनत का फल आपको अवश्य ही मिलेगा। तो लगे रहो, मेहनत करते रहो, कंटिन्यू मेहनत करते रहो। देवराज, देविंदर, सवीन लगातार लगे हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो लगातार लगे रहे, जुड़े रहे और प्रत्येक क्वेश्चन को नोट करते रहे, तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। जैसे एक क्वेश्चन था हमारा 76 से, जो आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना था आंसर, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होना था। जैसे हमें भारत को देखते हैं कि हमने उत्तरी भारत बना दिया अपना, तो यहाँ पर एक मरुस्थल है जिसका कुछ विस्तार पाकिस्तान में है और कुछ विस्तार भारत में है। तो इस मरुस्थल को भारत में थार कहा जाता है। भारत में इस मरुस्थल को थार कहते हैं, लेकिन बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में इस मरुस्थल को चोलिस्तान कहा जाता है। वैसे एक क्वेश्चन बन जाता है, यहीं पर आता है अक्सर एग्जाम में, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है जोधपुर। जोधपुर को थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? चोलिस्तान। चोलिस्तान। और आपको पता भी होगा कि ये मरुस्थल निर्मित कैसे हुआ, मतलब कैसे बना। तो राजस्थान में कोई ऊंची पर्वत चोटी न होने के कारण वर्षा नहीं हो पाई, और जिससे ये भूभाग एक मरुस्थल में परिवर्तित हो गया। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि निर्माण का क्या कारण रहा कि ये मरुस्थल बन गया। तो यहाँ पर कोई ऊंची पर्वत चोटी नहीं है जो आने वाले मानसून को रोककर, नीचे से आने वाले मानसून को रोककर वर्षा करा सके। तो वर्षा न होने के कारण ये क्षेत्र एक मरुस्थल में परिवर्तित हो गया, जिसे भारत में थार और पाकिस्तान में चोलिस्तान कहते हैं। वैसे पर्वत श्रेणी है अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी है राजस्थान में, लेकिन ये इतनी ऊंची नहीं है कि आने वाले मानसून को रोककर वर्षा करा सके। तो समझ आया क्वेश्चन। इसका आंसर क्या था बच्चों? चोलिस्तान। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 77। तो 77 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना था, तो काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है, तो ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। देखो जैसे एक होता है हृदय हमारा, तो हृदय से शरीर के अंगों की ओर रक्त लेकर, शरीर के अंगों की ओर रक्त लेकर एक वाहिनी जाती है जिसको बोलते हैं धमनियां। हृदय से शरीर के अंगों की ओर रक्त लेकर एक वाहिनी जाती है, जिन वाहिनी को बोलते हैं धमनियां। और शरीर के अंगों से हृदय की ओर, शरीर के अंगों से हृदय की ओर रक्त लेकर दूसरी वाहिनियां आती है जिनको बोलते शिरा। देखो हृदय से शरीर के अंगों की ओर रक्त लेकर आते धमनियां, और शरीर के अंगों से जो रक्त लेकर हृदय की ओर जाती है उनको बोलते हैं शिरा। जो शिराएं होती है इनमें CO2 युक्त रक्त होता है,
जिसको अशुद्ध रक्त बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा कि शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, अर्थात CO2 कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, अर्थात O2 युक्त रक्त होता है। धमनियों का रंग लाल होता है। याद रखना आप लोगों को, धमनियां किस रंग की होती है? लाल रंग की होती है। लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि ये शरीर के अंदर की ओर होती है। शिरा, शिरा का रंग नीला होता है और शिराएं हमें दिखाई देती है क्योंकि ये शरीर के बाहर की ओर होती है। तो इसका आंसर क्या है? धमनियों का पूछा है। तो धमनियों में कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त मतलब CO2 युक्त रक्त। इस रक्त में ऑक्सीजन होती है, वो रक्त धमनियों में प्रवाहित होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। तो सही है, समझ आ रहा होगा बच्चों। इसका आंसर क्या है? ऑक्सीजन। बी ऑप्शन ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78। इस क्वेश्चन का भी आंसर बहुत बच्चों ने सही दिया है। चलो देखते हैं हम। एक देश है सोवियत संघ। सोवियत संघ जिसको वर्तमान में रूस कहा जाता है। तो सोवियत संघ ने चंद्रमा पर पहली बार प्रवेश किया था। पता होना चाहिए आप लोगों को, चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला देश रूस रहा। तो रूस ने 1959 में एक उपग्रह प्रक्षेपित किया था, लूना 3। और पता होगा लूना 3 ने चंद्रमा की सतह के फोटो, सतह की तस्वीर पृथ्वी पर भेजी थी। तस्वीर पृथ्वी पर भेजी। पूछा जाता है कि किस उपग्रह ने सबसे पहली बार चंद्रमा की फोटो पृथ्वी पर भेजी थी? लूना 3। किसका उपग्रह था? सोवियत संघ, रूस का। वैसे आपको पता होगा कि अंतरिक्ष में पहला जीव भेजने वाला देश भी सोवियत संघ ही था। 1957 में सोवियत संघ ने अंतरिक्ष में पहला जीव भेजा था, स्पुतनिक द्वितीय। स्पुतनिक द्वितीय से, और वो जीव क्या था? लाइका। लाइका कुतिया थी। तो लाइका नामक कुतिया को स्पुतनिक सेकंड से सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा था सोवियत संघ, रूस ने ही। तो रूस ने सबसे पहला जीव अंतरिक्ष में भेजा था, और चंद्रमा की सतह पर भी पहली बार रूस ही पहुंचा था विश्व में। और इस उसने सोवियत संघ, रूस ने 1966 में एक अन्य उपग्रह प्रक्षेपित किया था, लूना 9। और ये भी पता होगा लूना 9 चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला उपग्रह था। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला उपग्रह लूना 9 था। 1966 में रूस द्वारा भेजा गया था, और 1966 में रूस ने लूना 10 प्रक्षेपित किया था, भेजा था, जिसने क्या किया था? चंद्रमा की परिक्रमा की थी। तो चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला रूस का कौन सा उपग्रह था? लूना 10। इसका आंसर क्या होगा? लूना 10। तो यहीं से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर मानव भेजने वाला पहला देश, चंद्रमा की सतह पर मानव भेजने वाला पहला देश, तो वो भी देख लेते हैं कि किस देश ने चंद्रमा की सतह पर पहली बार मानव को भेजा था। 1969 अपोलो 11 किस देश ने भेजा था? अपोलो 11 अमेरिका ने। तो क्वेश्चन यदि आता है कि चंद्रमा की सतह पर मानव भेजने वाला
पहला देश तो अमेरिका, अमेरिका ने मानव भेजे थे 1969 में, और मानव कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। तो चंद्रमा सतह पर नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला व्यक्ति था। और बज एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले दूसरे व्यक्ति थे। दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट हैं। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति और चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? किस देश ने भेजे थे और किस यान से गए? और आपसे वर्ष भी पूछा जा सकता है 1969। तो सही आंसर क्या है? लूना 10। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 हमारा 79 क्वेश्चन। तो अरुणा आसफ अली को ब्लैंक दे दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। तो कब फहराया भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और कहां फहराया? चलो पहले देखते हैं इसका वास्तविक नाम क्या था। तो इसका वास्तविक नाम था अरुणा गांगुली। अरुणा गांगुली इसका वास्तविक नाम था अरुणा गांगुली। अरुणा गांगुली। अरुणा गांगुली को भारत छोड़ो आंदोलन की रानी कहा जाता है। रानी कहते हैं इसको, भारत छोड़ो आंदोलन की। जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था, जिसके लिए याद किया जाता है अरुणा आसफ अली, वास्तविक नाम अरुणा गांगुली। इनको भारत छोड़ो आंदोलन की रानी भी कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। तो कब फहराया था? मुंबई में। और कब फहराया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 1942। आपको संज्ञा रखना है। चलो एक क्वेश्चन और बनता है यहां से कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक नारा दिया गया था, भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक नारा दिया गया था। तो इस नारे में दो व्यक्ति का नाम आता है। नारे में दो व्यक्ति का नाम आता है। एक तो महात्मा गांधी। आपको समझना है क्लियर, क्योंकि ये काफी बच्चों को डाउटफुल क्वेश्चन है कि हम क्या लगाए इसका आंसर। पूछते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा। तो दो व्यक्ति का नाम होता है महात्मा गांधी, दूसरा नाम आता है यूसुफ मेहर अली। तो पूछते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा। यदि क्वेश्चन आता है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया, तो देखते हैं किसने दिया। तो याद रखना आप लोगों को, यूसुफ मेहर अली ने नारा दिया। यूसुफ मेहर अली ने नारे को दिया था। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपनाया था महात्मा गांधी ने। पूछा जाता है कि नारा किसने दिया, तो यूसुफ मेहर अली ने। लेकिन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपनाया किसने था, तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी ने अपनाया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये नारा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश का झंडा फहरा मुंबई में, तो समझ आया होगा। नोट करते रहना सभी पॉइंट्स जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो प्रत्येक पॉइंट को अच्छी तरीके से नोट करता रहे, क्योंकि आपके एग्जाम में काफी मोस्ट फुल रहने वाले हैं। हम आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन ला रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं।
तो हम वही रिवाइज क्वेश्चन करा रहे हैं आपको जो एग्जाम में पहले आ चुके हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? तो जल्दी करते हैं इस क्वेश्चन को। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई थी। लेकिन यदि क्वेश्चन आते हैं तमिलनाडु से किस नृत्य की उत्पत्ति हुई, तो याद रखना है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई थी। ओडिशा से ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति हुई थी और केरल से कथकली नृत्य की उत्पत्ति हुई थी। तो कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? तो आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से उत्पत्ति हुई है कुचिपुड़ी नृत्य की। तो ये था 80 क्वेश्चन और आपके 5 क्वेश्चन जिनका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना था। तो अब चलते हैं अपने नए क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 81 है। तो बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर है। तो पहले इसके बारे में लिखना, काफी आता है क्वेश्चन स्वेज नहर को लेकर। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। काफी पूछा जाता है कि स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली रेखा। तो ये बाल्टिक समुद्र कहाँ है? यूरोप में है। उत्तरी समुद्र भी कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में है। यूरोप महाद्वीप में। तो देखते हैं यूरोप महाद्वीप में। जैसे एक देश पड़ता है नॉर्वे, इस तरीके से यूरोप महाद्वीप में एक देश नॉर्वे और इससे लगा एक देश है स्वीडन। यहाँ पे देश पड़ता है फिनलैंड। यहाँ पर रूस का कुछ हिस्सा आता है, पोलैंड और जर्मनी। एक देश आता है जर्मनी और यहाँ पर आता है फ्रांस एक देश। और यहाँ पे एक देश है ब्रिटेन और यहाँ पे एक देश पड़ता है जर्मनी के ऊपर डेनमार्क। तो इस तरह ये यूरोप महाद्वीप के कुछ देश हैं और यहाँ पर पड़ता है उत्तरी सागर और यहाँ पे है आपका बाल्टिक सागर। तो जैसे ये देश व्यापार किया करते थे समुद्री मार्ग से बाल्टिक सागर उत्तरी सागर को होते हुए, तो इन देशों को इस तरीके से काफी दूरी तय करनी पड़ती थी। तो जर्मनी ने क्या किया, ये दूरी तय ना करनी पड़े इसके लिए एक नहर का निर्माण करवाया। 98 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण करवाया। इस नहर का नाम क्या है? कील नहर। कील नहर जो जोड़ती है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। इस तरीके से जर्मनी में एक नहर निर्माण करवाया गया कील नहर का। ये जोड़ा उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से लंबाई 98 किलोमीटर है इसकी। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि विश्व की सबसे व्यस्तम नहर, विश्व की सबसे व्यस्तम नहर कौन सी है? तो विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है कील नहर। लेकिन जब ये कील नहर बनाई गई थी तो इसका नाम कील नहर नहीं था, इसका नाम था केसर विल्हेम नहर। आपसे पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में कि कील नहर को पहले किस नाम से जानते थे? केसर विल्हेम नहर। इसकी खुदाई क्यों करवाई गई थी? व्यापार की दूरी को कम करने के लिए। एक चीज और देखते हैं इसमें, यहाँ पर उत्तरी सागर है, यहाँ पर अटलांटिक
महासागर है। तो एक संकीर्ण जलीय सीमा बनती है जो अटलांटिक महासागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। एक संकीर्ण जलीय सीमा बनती है जो उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती है। तो बताओ ये जलीय सीमा क्या होगी? जो ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करेगी, उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को अलग करती है। तो इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल कहते हैं। तो आप ये भी याद रखना है कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच कौन सी संकीर्ण जलीय सीमा है? तो इंग्लिश चैनल। समझ आ रहा होगा बच्चों? नोट करना, इंग्लिश चैनल को भी कील नहर पुराना नाम इसका, और क्यों ये मतलब खोदी गई थी और किस देश में को खोदी गई है? तो देश कौन सा? जर्मनी। जर्मनी में को इस नहर को खोदा गया है। 98 किलोमीटर लंबी नहर है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इसका आंसर क्या होगा? कील नहर। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से किसे प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से जानते हैं? तो प्रशांत महासागर का चौराहा किसको कहा जाता है? हवाई द्वीप को। और हवाई द्वीप एक अमेरिका की अधीनता वाला द्वीप है। वैसे आपको पता ही होगा कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर चौराहा बोलते हैं और किसकी अधीनता में है? अमेरिका देश की अधीनता में है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में कौन सी वेक्टर राशि है? तो कौन सी वेक्टर राशि है? वेक्टर सदिश। वेक्टर का मींस क्या होता है? सदिश राशि। तो सदिश राशि कौन सी होती है देख लेते हैं। सदिश राशि वे राशि होती है जिनके लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वे राशि सदिश राशि होती है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार आदि बनते हैं। तो वे राशि जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वे सदिश राशि होती है, वेक्टर राशि होती है। एक होती है अदिश राशि। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि, तो अदिश राशि कैसी राशि होती है? जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, वे कहलाती है अदिश राशि। जैसे आप कह सकते हो चाल, तापमान, क्षेत्रफल, ऊर्जा आदि। तो इसका आंसर क्या होगा? सदिश राशि क्या है? तो आपकी सदिश राशि है बल, क्योंकि बल को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। चाल के लिए सिर्फ परिमाण चाहिए, ऊर्जा के लिए भी सिर्फ परिमाण चाहिए, और ताप के लिए भी सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 84। तो हमारा 84 क्वेश्चन है, से बच्चे नोट करते रहना। देखो ये क्वेश्चन जो है हमारा काफी सिंपल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, रेलवे ग्रुप बी में आया हुआ क्वेश्चन है। रेलवे के लिए जो बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें एक पिंड का द्रव्यमान दिया गया है, m का मान कितना है? m 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ऊंचाई दी गई, कितनी ऊंचाई पर है? 10 मीटर की ऊंचाई पर है।
तो हमें निकालनी है पिंड की स्थितिज ऊर्जा। देखो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, सभी बच्चे नोट करना, स्थितिज ऊर्जा U बराबर होती है mgh। काफी सिंपल है स्थितिज ऊर्जा निकालने, और आते आपके एग्जाम में इसके क्वेश्चन न्यूमेरिकल काफी पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जाम में। तो G का मान क्या होता है ये हमें याद रखना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। तो सिर्फ मान रखने हैं, और मान रखते ही जैसे ही कैलकुलेशन करेंगे हम तो हमारा आंसर निकल जाएगा। m का मान 10, g का मान 9.8, h का मान 10। तो आंसर क्या है इसका? 980 जूल, 980 जूल। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी सही है। तो रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट डालना, पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जाम में ग्रुप डी। तो नोट करना, m का मान दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है, g का मान हमें याद रखना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मात्रक भी याद रखना है g का, और सिर्फ वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखते ही जैसे ही सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन है हमारा। 85 में कहा गया है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प पेश कौन करता है? देखो एक आर्टिकल है 67, तो इसमें कहा गया है 67 में यदि उपराष्ट्रपति को पद से हटाना हो तो राज्यसभा को एक संकल्प पारित करना होता है। राज्यसभा को एक संकल्प पारित करना होता है जिस पर लोकसभा सहमत हो, इस पर लोकसभा सहमत हो। आर्टिकल 67 कहता है यदि उपराष्ट्रपति को इसके पद से हटाना हो तो राज्यसभा एक संकल्प लेकर आती है और उसको पारित करती है। तो पारित करके संकल्प को और लोकसभा की सहमति मिलने के बाद क्या होता है? उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। तो संकल्प कौन लेकर आता है? राज्यसभा। तो आंसर क्या सही होगा इसका? राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को इसके पद से हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा संकल्प लाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। तो 86 में है 86 वह निर्वाचन मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? देखो एक होती है हमारी लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर सभी सदस्य क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। पास्ट निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर इसका निर्वाचन करते हैं। यदि बात करते हैं किस आर्टिकल में है निर्वाचन, तो आपको आर्टिकल भी याद रखना है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 66 में है। लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति निर्वाचन करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। याद रखना है सभी सदस्य।
तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 87। तो 87 क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किनको पदयुक्त करने के लिए भारतीय संविधान कोई विधि प्रदान नहीं करता। मतलब किसको पद से हटाने के लिए भारतीय संविधान कोई विधि प्रदान नहीं करता। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रावधान है महाभियोग। तो राष्ट्रपति के लिए तो विधि है, उपराष्ट्रपति इसके लिए भी है संकल्प, अभी पढ़ा था हमने। संकल्प लेकर आती है राज्यसभा और लोकसभा की सहमति के बाद उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, तो इनके लिए भी प्रावधान है महाभियोग। लेकिन बात आती है राज्यपाल, तो राज्यपाल का कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ कहा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। कहा गया है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और राष्ट्रपति राज्यपाल को कभी भी इसके पद से हटा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा श्री? राज्यपाल। आंसर क्या है इसका? 87 का राज्यपाल। संविधान में राज्यपाल को हटाने के लिए कोई विधि प्रदान नहीं की गई है। तो ये क्वेश्चन है 87। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। तो हमारा 88 क्वेश्चन है, किस वर्ष में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना? तो वो अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ते हैं सिक्किम की, जब जाकर अच्छी तरीके समझ आएगा। देखो बात आती है 1642 की। 1642 में एक व्यक्ति थे फुन्तफू अदने रत्ते सोंग नामक ग्याल। तो कुछ बौद्ध भिक्षुकों ने 1642 में फुन्तसोंग नामक ग्याल को सिक्किम का राजा बनाया, सिक्किम का राजा घोषित किया। तो सिक्किम के राजा बने फुन्तसोंग नामक ग्याल 1642 में और राज किया इन्होंने। तो उसके बाद ऐसी प्रक्रिया हुई कि भारत आजाद हुआ 1947 में। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन सिक्किम पर नामक ग्याल जो वंश था शासन करता रहा। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन सिक्किम आजाद नहीं हुआ। सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य बनकर रहा और सिक्किम पर नामक ग्याल वंशों का शासन चलता रहा। 1947 में भी सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य था, मतलब अपना एक अलग राज्य था, भारत में सम्मिलित नहीं हुआ। तो बात यह है 1975 में नामक ग्याल वंश के एक व्यक्ति शासन कर रहे थे, चोंग्याल। 1975 में चोंग्याल शासन कर रहे थे सिक्किम पर। तो अब भी सिक्किम आजाद नहीं हुआ था, अर्थात भारत में विलय नहीं हुआ था, स्वतंत्र राज्य ही था। तो 1975 में चोंग्याल शासन कर रहे थे। तो सिक्किम पर दो देशों की नजर थी, चीन और भारत। चीन चाहता था कि चोंग्याल को पकड़कर वो सिक्किम को चीन में मिला ले। भारत चाहता था कि सिक्किम पर अधिकार करके
इसको भारत का अभिन्न अंग बना लिया जाए। तो 1978 में भारत की 5000 सेना एक दिन चोंग्याल के राजमहल को घेर लेती है और चोंग्याल को बंदी बना लेती है। ये चोंग्याल बंदी बनाया जाता है तो वहां की प्रजा आंदोलन करती है, लेकिन भारत सरकार सिक्किम की जनता का मत लेने के लिए कि सिक्किम स्वतंत्र ही रहना चाहता है या भारत में विलय होना चाहता है, तो जनता का मत लेने के लिए 75 में जनमत संग्रह कराती है और 97.5% वोट भारत में विलय के पक्ष में आती है। तो भारत सरकार इसको विलय करती है। भारत में एक संशोधन होता है संविधान में, 36वां संविधान संशोधन 1975। जैसे जनता का मत भारत में शामिल होने के पक्ष में आता है तो भारत सरकार इसको विलय करने के लिए संविधान संशोधन करके 36वां संविधान संशोधन करती है और करके सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना लेती है और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनता है। तो इस टाइम पर यदि बात करें भारत के राष्ट्रपति कौन थे, पूछा जाता है कि 36वें संशोधन पर किस राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर किए थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद, आपको याद रखना है फखरुद्दीन अली अहमद। और प्रधानमंत्री की बात करें तो इस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। एक बार फिर रिवाइज करता हूं मैं, 1642 ईस्वी में फुनसोंग नामग्याल को कुछ बौद्ध भिक्षुकों ने सिक्किम का राजा घोषित किया। तो सिक्किम पर फुनसोंग नामग्याल ने नामग्याल वंश की स्थापना की और इनके वंशज शासन करने लगे। 1947 में जैसे ही भारत आजाद हुआ तो सिक्किम भारत में शामिल नहीं हुआ, सिक्किम स्वतंत्र रहा। 1976 में चोंग्याल जो नामग्याल वंश का राजा था, शासन कर रहा था। तो बात करते हैं सिक्किम पर कब्जा कौन सा देश करे, दो देशों नजर थी, चीन की और भारत की। सिक्किम को अपने देश में मिलाने पर दो देश तत्पर थे, चीन और भारत। तो भारत ने अपने सैनिक भेजे और चोंग्याल को पकड़ लिया और इसको बंदी बना लिया और सिक्किम को अपने अधिकार में ले लिया 1974 में। लेकिन जनता का मत लेने के लिए जनमत संग्रह कराया और जनमत संग्रह में 97.5% मत भारत में विलय होने के पक्ष में आए और फिर भारत सरकार ने एक संशोधन किया, 36वां संविधान संशोधन 1975, जिसके तहत सिक्किम को भारत का राज्य बना लिया और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। और इस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। तो क्वेश्चन अच्छा था, तो आंसर क्या होने वाला है इसका, ऑप्शन नंबर बी। 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम का इतिहास काफी अच्छे इतिहास है, रोचक इतिहास है, पढ़ना, इसको नोट करना। और चलते हैं हमें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 89 को लेकर। तो 89 हमारा क्वेश्चन है, चिल्का झील किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है? सभी को पता होगा चिल्का झील भारत के ओडिशा राज्य में है और भारत की एक तटीय झील है जिसको आप समुद्री झील भी कह सकते हो। जैसे ओडिशा राज्य है तो यहाँ पर तट पर एक झील है चिल्का झील, चिल्का झील तटीय झील है और
ये किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है झींगा मछली। झींगा मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है चिल्का झील। तो वैसे 2-3 क्वेश्चन और बनते झीलों को लेकर, जैसे भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील। क्वेश्चन आते हैं भी कई बार, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील। सबसे बड़ी तटीय झील, तो आंसर क्या लगाना है? चिल्का झील। सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील। तो एक क्वेश्चन ये बनता है, सबसे गहरी झील, भारत की सबसे गहरी झील। वैसे बहुत बच्चों को पता होगा, भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? चोलामू झील। और कहां पर है? सिक्किम में। बात करते हैं वुलर झील की, तो वुलर झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। एक क्वेश्चन बनता है, भारत की सबसे लंबी झील, क्या है? वेमनाथ झील। वेमनाथ झील दिल्ली पुलिस में पूछ रहा है, क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी झील कहां पर है? तो केरल में है। अब कौन सी झील है केरल में? वेमनाथ झील, जो भारत की सबसे लंबी झील है। सबसे लंबी झील वेमनाथ झील। सबसे गहरी झील, सबसे गहरी नहीं, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील आपको करना है। यहाँ पर गलती हो गई, भारत की सबसे गहरी, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील। यहाँ पर सही करना है इसको, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील। यदि बात आती है तो गहरी भी लिख लेते हैं, भारत की सबसे गहरी झील, इसको भी नोट करना। भारत की सबसे गहरी झील है मानस बल झील। मानस बल झील भारत की सबसे गहरी झील है, जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे गहरी झील मानस बल झील। तो जो सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील, वो झींगा मछली उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो झीलों के संबंध में बड़ी चौड़ी लंबी गहरी झील आपको नोट करनी होगी, याद करना। पूछा जाता है कई बार, झीलों से भी क्वेश्चन आते हैं, सबसे गहरी, सबसे बड़ी, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, सबसे लंबी झील भारत की, तो क्वेश्चन बनते हैं, तो नोट करना। तो 89 क्वेश्चन था हमारा ये। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन भी होगा 90 क्वेश्चन। यूरोपीय देश पोलैंड के समान भारत का कौन सा राज्य है? देखो ऐसे क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट रहते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए भारत के प्रत्येक राज्य का क्षेत्रफल याद करना होता है। तो वैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। यूरोप में एक देश है पोलैंड, तो पोलैंड का जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश के लगभग समान है, लगभग समान है। तो आज का अंतिम क्वेश्चन था। तो अब 5 क्वेश्चन रोजाना की तरह ही जो आपको करने हैं और जिनका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना है, निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा पर नहीं है? ऐसा राज्य कौन सा है जिसकी पंजाब से सीमा नहीं लगती? पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा हरियाणा, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा उत्तराखंड। तो आपको इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डालना बच्चों इसको। तो ये क्वेश्चन है,
वह ब्रिटिश राजा जिसके समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति कौन थे? ब्रिटिश राजा कौन थे जिसके समय भारत स्वतंत्र हुआ था? तो पहला ऑप्शन एंथोनी एडन, दूसरा ऑप्शन हैरोल्ड विल्सन, तीसरा ऑप्शन विंस्टन चर्चिल, चौथा ऑप्शन जॉर्ज सस्टन। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 93, कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। तो कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, इसका भारत भेजने का उद्देश्य क्या था? पहला, राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, दूसरा, सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, तीसरा, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने के लिए, चौथा, इनमें से कोई नहीं है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको कमेंट्स बॉक्स में देना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 94, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ पुस्तकों के नाम हैं और दूसरी तरफ इनके ऑथर है। जैसे पुस्तक है हुमायूंनामा, तो इसके ऑथर दिए गए हुमायूं। एक है बाबरनामा, इसके ऑथर दिए गए बाबर। तुजुक ए जहांगीर, शाहजहांनामा, इनायत खान। तो आपको देखना है कि कौन सा ऑथर सही मैच नहीं कर रहा है। तो आज का अंतिम क्वेश्चन 95 का क्वेश्चन हमारा, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। तो कहां पर की गई थी गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना? तो सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में या गया में? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट्स बॉक्स में देना है। सभी बच्चे मेहनत करें, कठिन परिश्रम करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।